नमस्कार। मगध साम्राज्य पर आपका इम्तिहान बस आने ही वाला है और आज हम ये पक्का कर लेंगे कि आप सब पूरी तरह से तैयार हैं। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मगध, हाँ मुझे पता है। एक के बाद एक राजवंश, इतने सारे नाम, कौन कब आया ये सब याद रखना वाकई सिरदर्द हो सकता है ना? देखिए, ये एक आम परेशानी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। इसका एक बहुत बहुत आसान हल है। और ये रहा वो हल, परीक्षा के लिए आपका सीक्रेट वेपन। एक छोटी सी आसान सी लाइन, हसीन माशूक सा। बस ये लाइन याद कर लीजिए और मगध पर राज करने वाले 7 सबसे जरूरी राजवंशों का क्रम आपकी उंगलियां पर होगा। तो ये कोड काम कैसे करता है? बहुत ही आसान है, चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। हसीन माशूक सा। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग, न से नंद। ये हो गया हसीन। फिर मा से मौर्य, शू से शुंग, क से कण्व। ये हो गया माशूक। और आखिर में सा से सातवाहन। देखा, सातों के सातों राजवंश एक ही लाइन में फिट हो गए। चलिए अब कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारे कोट के पहले 2 नाम, हर्यक और शिशुनाग वंश, वो लोग जिन्होंने मगध के एक बड़े साम्राज्य बनने की नींव रखी। तो कहानी शुरू होती है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार से। उन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, जो आज का राजगीर है, और बहुत चालाकी से शादियों के जरिए अपना साम्राज्य फैलाया। पर किस्मत का खेल देखिए, जिस सत्ता को उन्होंने इतना बढ़ाया, उसी के लिए उनके अपने बेटे अजातशत्रु ने उनकी जान ले ली। और ये देखिए, बिंबिसार सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त डिप्लोमैट भी थे। उन्होंने अपने शाही वैद्य जीवक को अपने दुश्मन राजा प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा। और सिर्फ वही नहीं, भगवान बुद्ध के पास भी भेजा। ये दिखाता है कि वो जानते थे कि रिश्ते कैसे बनाएं और निभाए जाते हैं। अब बारी आती है अजातशत्रु की, जिसे अपने पिता की हत्या की वजह से पितृहंता भी कहा गया। उसने नए खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया और मगध को और भी ताकतवर बनाया। पर कहते हैं ना, कर्म का चक्र घूमकर वापस आता है। उसकी भी हत्या उसी के बेटे उदायीन ने कर दी, जैसे ये कोई भयानक पारिवारिक परंपरा ही बन गई हो। और इसी तरह हर्यक वंश का पतन हो गया। आखिरी राजा नागदशक इतना निकम्मा था कि उसी के एक मंत्री शिशुनाग ने उसे गद्दी से हटा दिया और एक नए वंश की, शिशुनाग वंश की नींव रखी। शिशुनाग वंश में संस्थापक के बाद जो सबसे जरूरी राजा था, वो था कालाशोक। और उसका नाम इतिहास में एक बहुत बड़े काम के लिए दर्ज है, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराना। ये बौद्ध धर्म के इतिहास में एक मील का पत्थर था। अब हम अपने कोड के न अक्षर पर पहुंच गए हैं, यानी शक्तिशाली नंद वंश। इनका राज ज्यादा लंबा तो नहीं चला, पर बहुत ही अहम था, खासकर इसलिए क्योंकि इन्हीं के समय में दुनिया का एक बहुत बड़ा विजेता भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। नंद वंश की स्थापना की महापद्मनान ने। उन्हें भारत का पहला साम्राज्य बनाने वाला भी कहा जाता है। उन्होंने सर्वक्षत्रंतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला और कलिंग जीतने के बाद एक राठ जैसी जबरदस्त उपाधियां हासिल की। और यहां आता है वो पॉइंट जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान भारत पहुंचा, तो उस समय मगध के सिंहासन पर नंद वंश का आखिरी राजा धनानंद बैठा था। इस फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा। और अब एंट्री होती है भारतीय इतिहास के सबसे शानदार, सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक की, मौर्य साम्राज्य। ये वो लोग थे जिन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और इस महान साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अपने गुरु और सलाहकार चाणक्य की मदद से उन्होंने धनानंद की विशाल सेना को हराया। उन्होंने यूनानी राजकुमारी हेलेना से शादी करके एक पॉलिटिकल अलायंस भी बनाया और आखिर में जैन परंपरा के अनुसार सल्लेखना करके अपने प्राण त्याग दिए। देखिए, मौर्यों के बारे में हमारी जानकारी सिर्फ कहानियों या किताबों से नहीं आती। हमारे पास पत्थर पर खुदे हुए ठोस सबूत हैं। जैसे सैगौरा का अभिलेख बताता है कि वो अकाल के समय लोगों की मदद कैसे करते थे। वहीं जूनागढ़ और महास्थान के अभिलेख पश्चिम और पूर्व में उनके विशाल साम्राज्य की सीमाओं का पक्का सबूत देते हैं। और फिर आते हैं अशोक महान। उनके राज की सबसे बड़ी और बदल देने वाली घटना थी 261 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग का युद्ध। उस युद्ध में इतना खून खराबा हुआ कि अशोक का दिल पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने लड़ाई का रास्ता छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म यानी धर्म का रास्ता चुना।
अच्छा, तो अब तक हमने मुख्य राजवंशों को देख लिया है। अब उस सेक्शन पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। वो आम गलतियां जो स्टूडेंट्स अक्सर परीक्षा में कर बैठते हैं। ध्यान से सुनिए ताकि आप इन गलतियों से बच सकें। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, बिंबिसार और बिंदुसार नाम बहुत मिलते जुलते हैं और यही कंफ्यूजन होता है। बस ये याद रखिए, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, यानी कहानी की शुरुआत में, और बिंदुसार एक मौर्य शासक था, चंद्रगुप्त का बेटा और अशोक का पिता। दोनों अलग अलग वंश के हैं, अलग अलग समय के। एक और क्लासिक सवाल जो परीक्षा में फंसा सकता है वो है अशोक के शिलालेख। याद रखिए, दो मुख्य तरह के हैं। 7 स्तंभ शिलालेख जो कि पिलर्स यानी खंभों पर हैं, और 14 प्रमुख चट्टान शिलालेख जो बड़ी बड़ी चट्टानों पर खुदे हैं। दोनों अलग हैं और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। चलिए, अब सब कुछ समेटने का समय आ गया है। यहाँ कुछ फाइनल टिप्स हैं जो इस सारी जानकारी को आपके दिमाग में हमेशा के लिए पक्का कर देंगी। ये आपका फाइनल रिवीजन गाइड है। आइए इस टेबल के साथ एक क्विक रिवीजन करते हैं। यहाँ मगध के पहले 4 सबसे ताकतवर राजवंशों का निचोड़ है: हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। हर्यक का संस्थापक और उससे जुड़ा एक जरूरी फैक्ट। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। और हाँ, मौर्यों के बाद कौन आए, याद है ना हमारा कोड? शुंग, कण्व और सातवाहन। उनके संस्थापकों के नाम भी जरूर याद रखिएगा। और आखिर में खुद को परखने के लिए इन सवालों पर थोड़ा सोचिए। ये सवाल सिर्फ रट्टा लगाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको विषय की गहराई में जाने में मदद करेंगे। सिर्फ कौन और कब नहीं, बल्कि क्यों और कैसे के बारे में भी सोचिए। तो जब आप पढ़ रहे हों तो इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। ये साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन उनकी कुछ बातें, उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। तो आखिर एक स्थायी विरासत बनाने के लिए क्या लगता है? खैर, इसी सोच के साथ आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यकीन है आप सब बहुत अच्छा करेंगे।